Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. Previously we have finished a chapter that is three-dimensional geometry. Okay, in this video we are going to start a new topic, linear programming problems. In short we say it LPP. Okay, and it is very easy chapter. ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स का मतलब तो हो गया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का पूरा मतलब आप ऐसे समझें, हमने 11th क्लास में एक लीनियर इनइक्वलिटीज़ नाम का चैप्टर पढ़ा था. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उन लीनियर इनइक्वलिटीज़ को कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रहेगी उनमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगी अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ओके, सो बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इन CBSE 6 marks of questions from this topic. ओके, CBSE में यहाँ से 6 marks का एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, तो देखो बच्चों, अपन सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन ने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लिया है, उसी से इसको समझेंगे. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अपन. क्या है ये प्रॉब्लम? ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स. ओके, एक फर्नीचर डीलर है जो सिर्फ 2 आइटम्स की डीलिंग करता है. ठीक है, डीलिंग मीन्स खरीदता है या बेचता है. ठीक है, टेबल्स एंड चेयर्स. पहला आइटम क्या है बच्चों? टेबल एंड अनदर वन इज चेयर. ठीक है, ही हैज 50,000 रुपीज टू इन्वेस्ट. उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपीज है. ओके, एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेज. मतलब उसके पास एक शॉप है, ये एक दुकान है, एक रूम है जिसमें वो मैक्सिमम कितने आइटम्स स्टोर कर सकता है? 60. एटमोस्ट 60 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 आइटम्स स्टोर कर सकता है, टेबल प्लस चेयर दोनों मिला के. क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ए टेबल कोस्ट Rs 2500 रुपीज़. ठीक है, एक टेबल की कीमत, यदि वो टेबल खरीदने जाता है तो उसको एक टेबल के कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 2500 रुपीज़. ओके, एंड अ चेयर कोस्ट Rs 500. और एक चेयर की कीमत कितनी है बच्चों? 500 रुपये, 500 रुपीज़. ओके, ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक प्रॉफिट ऑफ 250 Rs. ठीक है, वो अनुमान लगाता है, एक एस्टिमेट करता है कि यदि वो एक टेबल को सेल करे तो उससे उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 250 रुपीज़. क्लियर है? सिमिलरली द सेल ऑफ अ चेयर ए प्रॉफिट ऑफ Rs 75. ठीक है, यदि वो एक चेयर को सेल करता है तो वहाँ से उसको 75 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलना चाहिए. ही वांट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाई. ओके बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन है. वो क्या जानना चाह रहा है फर्नीचर डीलर, कि अपन को कितने चेयर्स बाई करने चाहिए, कितने टेबल्स बाई करने चाहिए अवेलेबल मनी में. अवेलेबल मनी कितनी है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बच्चों? 50,000 रुपीज़ में उसको हाउ मेनी चेयर्स एंड हाउ मेनी टेबल्स ही शुड बाई. ओके, सो एज टू मैक्सिमाइज हीज प्रॉफिट. ठीक है, कितनी चेयर और कितनी टेबल बाई करे जिससे कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए बच्चों? मैक्सिमम हो जाए. एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच ही बाइज. ये मान के चल रहे हैं कि डेड स्टॉक कोई भी नहीं रहेगा. इस बात का मतलब हो गया कि जितने आइटम्स उसने खरीदे हैं उतने वो बेच सकता है. ये मान के चल रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में. ठीक है बच्चों? ओके, तो अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनको अपन सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? लीनियर इनइक्वलिटीज के थ्रू. ठीक है, और इस प्रॉब्लम को अपन कौन सी प्रॉब्लम बोल देते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन करना, ठीक है, उससे पहले अपन इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे. ठीक है बच्चों? अब देखिए, मान लीजिए इस फर्नीचर डीलर की जगह आप हो. ओके, तो अपन क्या सोचेंगे? केस फर्स्ट, कि मान लीजिए मैंने सारे टेबल्स खरीदे हैं, चेयर्स एक भी नहीं खरीदी है. ठीक है, मान लीजिए मैंने सारे के सारे क्या खरीदे हैं बच्चों? टेबल्स. ठीक है, तो कितने रुपीज़ है टोटल बताओ आप? 50,000.
समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एक टेबल की कीमत बताओ वहाँ से देख के, क्वेश्चन में देख के, 2500, ठीक है। तो इसको 2500 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो व्हाट वी गेट हियर 20 टेबल्स, मतलब 50,000 रुपीज़ में वी कैन ओनली बाई 20 टेबल्स। क्लियर है बच्चों? लेकिन अपना जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अपने को तो प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। फर्नीचर डीलर को क्या करना है बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। और वो एक टेबल पे कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 250 रुपीज़। तो 20 टेबल्स पे उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज़। क्लियर हुआ? ठीक है। वी आर जस्ट टेकिंग सम केसेस, ठीक है। इनसे इस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल तो अपनी केसेस ले रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझें कि यहाँ से इसको कितना प्रॉफिट हो गया बच्चों, RS 5000, 5000 रुपये का इसको प्रॉफिट हो जाएगा यदि वो सिर्फ क्या खरीदता है बच्चों, 20 टेबल्स। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि क्या वो इनका स्टॉक भी कर सकता है, तो बिल्कुल। कितने पीसेज रख सकता है वो, 60 पीसेज, तो ऑब्वियस सी बात है 20 तो रख ही पाएगा वो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अपन ने मान लीजिए केस सेकंड बना लिया। केस सेकंड में मैंने बोल दिया कि एज्यूमिंग दैट ही परचेज ओनली चेयर्स, वो सिर्फ क्या परचेज कर रहा है, चेयर्स। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्ट के लिए उसके पास कितने रुपीज़ है बच्चों, 50,000 रुपीज़ अपॉन चेयर। एक चेयर का कीमत कितना है, एक चेयर का कीमत है बच्चों 500। ओके, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 100 चेयर्स ही कैन बाई इन 50,000 रुपीज, ईच चेयर कॉस्ट 500 रुपीज। ओके बच्चों, तो वो कितने चेयर्स बाई कर सकता है, 100 चेयर्स। लेकिन रखने की जगह कितनी है बच्चों, ओनली 60 आइटम्स ही कैन स्टोर। ठीक है, तो बेसी बात है 100 आइटम्स स्टोर नहीं कर पाएगा, तो अपन तो कितने का अनुमान लगाएं, 60 का। क्लियर है बच्चों? तो मैक्सिमम 60 लेके चलते हैं अपन। अच्छा, अब एक टेबल पे वो प्रॉफिट कितना चाहता है, एक चेयर पे कितना प्रॉफिट चाह रहा है वो, प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज़। क्लियर है बच्चों? तो 75 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 4500 रुपीज़ प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से उसके पास कितना प्रॉफिट आया, 4500 रुपये। यहाँ से कितना आया, 5000 रुपीज़। क्लियर है? ऐसे और कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए वो 20 टेबल एंड 40 चेयर्स बाई करना चाह रहा है बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ से अपन प्रॉफिट इवेलुएट करेंगे, तो मान लो आ गया अपने पास प्रॉफिट 6000 रुपीज़। क्लियर है? ओके बच्चों, तो अपन को तो क्या करना है, अपन को तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से फ्रेम करना है जिससे कि अपने पास प्रॉफिट क्या आ जाए बच्चों, मैक्सिमम। क्लियर है? ठीक है, अब अभी तो नहीं बता सकते अपन कि कौन सा डेटा मैक्सिमम है इनमें से। हो सकता है प्रॉफिट 7000 आ जाए, हो सकता है कि प्रॉफिट 6500 आ जाए, हो सकता है प्रॉफिट 10,000 आ जाए। क्लियर है? तो ऐसे अपन रेंडमली तो चल नहीं सकते कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो 19 टेबल खरीद लेता हूँ और 41 चेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं 30 टेबल और 30 चेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ऐसे रेंडमली चलेंगे तो अपन को बहुत केसेज बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन ऐसे रेंडमली तो चलेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम मैथमेटिक्स के थ्रू सोल्व करेंगे और उससे अपने पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि हाउ मेनी चेयर्स एंड हाउ मेनी टेबल्स a furniture dealer should buy so that he can fulfill all these conditions। कौन कौन सी कंडीशंस, एक तो 50,000 का उसका इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो जाए, उसके पास जो स्टॉक करने, कितने पीसेज स्टॉक करने की जगह 60 पीसेज। ठीक है, तो 60 आइटम्स ही कैन स्टोर। क्लियर है? ये दोनों कंडीशंस भी फुलफिल हो जाए और उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाए, मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों? ओके, सो अब अपन करने जा रहे हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ओके, सो इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, नोट करने की इसको जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि अपन ऐसे रेंडमली तो चल नहीं सकते। क्लियर है? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल formulation of this problem, and this problem is called linear programming problem. Okay,
क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अपन सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके थ्रू अपन इस पूरी प्रॉब्लम को कुछ इनइक्वलिटीज और कुछ इनइक्वेशंस में चेंज करेंगे। क्लियर है? इनइक्वलिटी आप जानते हो, जिसमें ग्रेटर देन लेस देन के साइन हो बच्चों, वो इनइक्वलिटी होती है। इनइक्वेशंस का मतलब जिसमें इक्वल का साइन हो, ठीक है। तो उसमें चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर वेरिएबल किसको एज्यूम करें, तो बच्चों उसको क्या खरीदना चाह रहा है वो, ही वांट्स टू बाई टेबल एंड चेयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यही है ना कि उसको कितने टेबल खरीदने चाहिए और कितने चेयर्स खरीदने चाहिए बच्चों। तो सबसे पहला अपन मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टेबल्स आर अक्स पीसेज। मान लीजिए उसने टेबल कितने खरीदे बच्चों, अक्स पीसेज, एंड नंबर ऑफ चेयर्स आर वाई पीसेज। फाइन, ठीक है। मैंने बच्चों ये दो वेरिएबल्स एज्यूम कर लिए कि नंबर ऑफ टेबल्स उसके पास कितने खरीद रहा है वो अक्स, और नंबर ऑफ चेयर्स कितने खरीद रहा है वो वाई। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब आप यहां वापस से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। क्या लिख रखा है, टेबल्स एंड चेयर्स, ही हैज 50,000 रुपीज टू इन्वेस्ट, ठीक है। उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना है बच्चों, 50,000 रुपीज, एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेज। क्लियर है बच्चों? स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ चेयर्स प्लस नंबर ऑफ टेबल्स दोनों को ऐड करें तो वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो नंबर ऑफ टेबल्स के कितने पीस माने अपन ने, एक्स, नंबर ऑफ चेयर्स के कितने पीस माने बच्चों अपन ने, वाई, ठीक है। तो दोनों का अपन ने सम किया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और वो किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए बच्चों, वो 60 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। 60 से कम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। जिस रूम में 60 चेयर टेबल आएंगे उसमें 40 तो आ ही जाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल 60। बच्चों ये साइन का आपको पता होगा, दिस साइन इज ऑफ लेस देन और इक्वल, यानी कि x प्लस वाई नंबर ऑफ टेबल्स प्लस नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, ये या तो 60 से लेस होने चाहिए या 60 के इक्वल होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये अपने पास क्या बन गया, एक कंडीशन बन गई, ठीक है। और वो कौन सी कंडीशन बनी, वो स्टोरेज की। क्लियर है बच्चों? चलिए, ठीक है, समझते रहें। इस क्वेश्चन से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मुलेशन हो गया, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 60, दिस इज स्टोरेज कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने रुपीज है बच्चों, 50,000, ठीक है। अच्छा, एक टेबल यदि वो खरीदने जाएगा तो एक टेबल के कितने रुपए लगेंगे बच्चों, 2500। कितनी टेबल खरीदनी है उसको, अक्स पीसेज, तो कितने रुपए लग जाएंगे बच्चों, 2500 इंटू अक्स। मान लीजिए 2 खरीदनी है तो 2500 इंटू 2, 5 टेबल खरीदनी है तो 2500 इंटू 5। क्लियर हो रहा है? ठीक है। ये तो टेबल का इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें चेयर का इन्वेस्टमेंट और ऐड करेंगे बच्चों अपन, ठीक है। तो चेयर की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 500 रुपीज, ठीक है। एक चेयर की कॉस्ट है ना ये 500, तो अपन को तो कितनी चेयर खरीदनी है, वाई पीसेज, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 2500 एक्स प्लस 500 वाई। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू तो लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आएगा, ठीक है। फिलहाल ये क्या हो गया बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट। और ये है कितना, ज्यादा से ज्यादा वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है बताओ फटाफट, 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000, ठीक है। इक्वल का साइन क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों, क्यों आ रहा है, क्योंकि 50,000 एग्जैक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है या वो 50,000 से कम इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अरे ऐसा तो नहीं होगा ना कि 50,000 रुपीज है मेरे पास और मैं 60,000 इन्वेस्ट कर दूं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन आ गई अपने पास, इन्वेस्टमेंट की। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। और एक कंडीशन इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट चलेगी, वो कंडीशन क्या है बच्चों, व्हाट वी नो दैट नंबर ऑफ टेबल्स आर एक्स पीसेज एंड नंबर ऑफ चेयर्स आर वाई पीसेज।
तो नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती बच्चों, या तो वो जीरो होगी, एक भी नहीं हो, या फिर उससे ज़्यादा होगी। इंटीग्रल वैल्यूज होंगी बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ से अपन लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, x इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड सेकेंड इज y ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर है बच्चों? इसे अपन बोलते हैं नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो 3 कंडीशंस हो गई बच्चों अपने पास। क्लियर है? अब वो क्या चाह रहा है? प्रॉफिट। तो बच्चों को कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? ही कैन मेक प्रॉफिट ऑफ 250 RS एंड दैट फ्रॉम द ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल। मतलब एक टेबल को वो बेचे तो वो कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? 250 रुपीज। तो x टेबल को बेचेगा तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा बच्चों? 250x। क्लियर हो रहा है? प्लस यही थोड़ी है प्रॉफिट, टेबल पे भी तो कमाना है उसको प्रॉफिट। नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं? y पीसेज। एक टेबल पे कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो? 75 रुपीज। तो y टेबल पे कितना कमाएगा बच्चों? 75y। क्लियर है? और इसे हमें हमेशा कैपिटल Z के इक्वल लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या है? कैपिटल Z। क्लियर है? और इस डेटा को क्या करना है बच्चों? इस पूरी चीज को, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट तो कोई भी आदमी क्या करना चाहेगा बताओ आप? मैक्सिमाइज ही करना चाहेगा। ठीक है, तो इस Z को क्या करना है बच्चों? अपन को मैक्सिमाइज। क्लियर है बच्चों? तो ये अपने पास इस पूरी प्रॉब्लम का क्या हो गया? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलिए यहां तक नोट कीजिए आप, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Pause the video and note it down. ठीक है, तो अब इस पूरी प्रॉब्लम को जो आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो कैसे लिखा हुआ आएगा उस तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे लिखा हुआ आएगा। मैक्सिमाइज Z इज इक्वल्स टू क्या था? आई हैव टू मेक इट अगेन, दैट इज 250x प्लस 75y। क्लियर है बच्चों? ओके, फिर आएगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये याद रखना आपको बच्चों ये नाम। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अभी बताता हूँ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स अपने पास x प्लस y लेस देन इक्वल 60। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल 50,000। ठीक है, और तीसरा x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके बच्चों, क्लियर है? ओके, तो ये जो पूरा प्रॉब्लम बना, इसे अपन बच्चों बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। LPP। अब आप बोलोगे सर आपने इस प्रॉब्लम को भी LPP बोला है, इस प्रॉब्लम को भी LPP बोला है। तो बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम थी, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, और इसको अपन ने मैथमेटिकल में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बस ये वर्ड्स में लिखी हुई है और ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की फॉर्म में लिखी हुई है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ बच्चों, रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, जिनको आपको याद रखना है, बार बार इस चैप्टर में ये काम आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ पे बने हैं बच्चों, ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? उस फर्नीचर डीलर के कंडीशंस हैं ये बच्चों, ये उसके रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब इसमें रह के उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन कंडीशंस को बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलेंगे इनको अपन? कॉन्स्ट्रेंट्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। इनको क्या बोला जाएगा बच्चों? वापस से बोलो आप लोग, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसीलिए लिख रखा था सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जिस भी चीज को, अच्छा सेकंड टर्म बता रहा हूं मैं बच्चों, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, सेकंड टर्म आता ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है
पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक डेटा ऐसा होगा जिसको या तो मैक्सिमाइज करना रहेगा या मिनिमाइज करना रहेगा बच्चों। क्लियर है? मैक्सिमाइज क्या करेगा, कोई भी जो बिजनेसमैन होगा वो आइदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बच्चों कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्या करना होगा, उसको कॉस्ट मतलब अपनी जेब से जो खर्चा हो रहा है बच्चों, उसको क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो कई प्रॉब्लम्स में मिनिमाइज करवाएगा, कई प्रॉब्लम्स में मैक्सिमाइज करवाएगा। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और उसको हमेशा कैपिटल Z इज इक्वल्स टू AX प्लस BY की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू AX प्लस BY। हियर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स एंड X एंड Y आर वेरिएबल्स। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब बच्चे बोलेंगे सर ऑप्टिमाइज का मतलब, अरे ऑप्टिमाइज का मतलब दोनों बातें एक साथ लिख दी मैंने, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइज। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, सो हियर दिस फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टर्म आती है दैट इज डिसीजन वेरिएबल्स। इनको लिखते रहना बच्चों आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर खत्म होगा तब तक ये सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, बहुत आसान है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ऐसा समझो कि कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस करेगा तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे और उन रेस्ट्रिक्शंस से जो भी अपने पास इनइक्विलिटीज, दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनइक्विलिटीज। ठीक है बच्चों, ये इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इनइक्विलिटीज। मतलब जिनमें भी ये साइन आते हैं ना बच्चों, ग्रेटर देन का, लेस देन का, या सिर्फ ग्रेटर सिर्फ लेस। ठीक है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इनइक्विलिटीज। ठीक है, या फिर इक्वल का साइन आ जाए कहीं पे, उसे अपन बोल देते हैं इनइक्वेशंस। ठीक है, या इक्वेशंस। ओके बच्चों, तो जहां पे भी इनइक्विलिटीज और इनइक्वेशंस की बात आएंगी वो सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वो उस बिजनेसमैन के रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड में क्या पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करवाएगा उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो फटाफट, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कराएगा उसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और इस चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग ही क्यों है? लीनियर का मतलब आप जानते ही हो, जिस भी वेरिएबल पे पावर 1 होती है उसे अपन लीनियर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस बनेंगे ना बच्चों, उसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ कितनी होगी, 1। मतलब कहीं पे आपको ऐसा इक्वेशन नहीं दिखेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 9, ये इक्वेशन इस पूरे चैप्टर में नहीं दिखेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर का मतलब x की पावर भी 1 दिखेगी, y की पावर भी 1 दिखेगी पूरे चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन में। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अब इसमें कॉन्स्टेंट्स में भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ। ये वाला कॉन्स्टेंट क्या था बच्चों, ये स्टोरेज का कॉन्स्टेंट था। ये क्या था, ये इन्वेस्टमेंट का कॉन्स्टेंट था। कॉन्स्टेंट का मतलब कंडीशन, ये स्टोरेज की कंडीशन थी, ये इन्वेस्टमेंट की कंडीशन थी बच्चों। और ये जो लास्ट में दो दिख रहे हैं ना, इन्हें अपन बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और ये अपने पास हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे बच्चों। दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिसीजन वेरिएबल। तो क्वेश्चन में अपन हमेशा दो वेरिएबल मानेंगे बच्चों, एक तो x और एक y। तीसरे वेरिएबल की पूरे चैप्टर में कहीं पे भी जगह नहीं है। ठीक है, सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। इसे अपन कौन से वेरिएबल बोलेंगे बच्चों, डिसीजन वेरिएबल। तो हियर x एंड y आर कॉल्ड, यही तो बनाएंगे डिसीजन कि क्या करना है, कितने टेबल खरीदने हैं, कितने चेयर खरीदने हैं बच्चों। दीज आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। ओके ओके बच्चों, सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द रिलेटेड टर्म्स टू दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को भी हटा रहा हूं।
अब इसको सोल्व करेंगे अपन। अभी तक तो क्या हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हुआ है, मैथमेटिक्स का फॉर्म में अपन ने इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक किया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं बच्चों पर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो लीनियर का मतलब आप समझ ही गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, अपना प्लान क्या है ना बच्चों, इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके बच्चों, आप बोलोगे सर क्या सिर्फ एक ही मेथड होता है इस एलपीपी को सॉल्व करने का? तो बच्चों बहुत सारे मेथड होते हैं जो आप आगे बीएससी वगैरह करोगे या जो भी आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स आपको ऑप्टिमाइज करने के पता चलेंगे। अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन, ओके। तो अपने पास क्या था बच्चों, क्वेश्चन था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में जो क्वेश्चन था वो था मैक्सिमाइज जेड दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 250x प्लस 75y, ये था, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स थे बच्चों अपने पास, फर्स्ट वन आई थिंक x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60, ओके। सेकेंड था 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल कितना था, 50,000 था ना टोटल इन्वेस्टमेंट बच्चों। अब तो याद ही हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इनइक्वलिटी सिंप्लीफाई करना आपने 11th क्लास में सीख रखा होगा, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपन इसको पूरा 500 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 500 से डिवाइड करेंगे इसको बच्चों, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5x, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ y, और यहाँ से 500 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 100। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज फर्स्ट इनइक्वालिटी और ये क्या बन गई, सेकंड, ठीक है। ये 3 मत मान लेना बच्चों, ठीक है, ये इसी को सोल्व करके मैंने लिखा है, ठीक है। और तीसरा इनइक्वालिटी क्या था, x y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। दिस इज थर्ड इनइक्वालिटी। क्लियर है बच्चों? ओके। अब इस मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अब ग्राफ किसका बनाना है सर, ठीक है। तो बच्चों इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसका तो अपन लास्ट में यूज लेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो 3 कंडीशंस है इनका यूज करके, इन इनइक्वालिटीज का यूज करके वी आर गोइंग टू मेक ए ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इनइक्वालिटी का ग्राफ आपको बनाना आता है क्योंकि 11th क्लास में अपन ऑलरेडी सीख लेते हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ओके बच्चों, करना क्या, आपको एक एक इनइक्वालिटी उठानी है बच्चों। तो सबसे पहले मैं ये वाली इनइक्वालिटी उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग में एक इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, ठीक है। पूरा वीडियो देखोगे तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप देखते रहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन टू इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है बच्चों अपने पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60, ओके। इज इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इस इनइक्वालिटी के साइन को हटा के बच्चों आप इक्वल का साइन लगा दो। क्लियर है? ये क्या हो गई, इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गई। हमेशा करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी इनइक्वालिटी है उसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो तो एक पूरे प्लेन को शो करेगा। अपन क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के एक स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, उसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का बच्चों सीधा सा तरीका क्या है, ऐसे एक टेबल बनाओ आप। क्लियर है?
जैसा आपने 9th 10th में किया था, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, ठीक है। एक बार इस इक्वेशन में आप, अब ये इक्वेशन है बच्चों, देखो बोलने का भी देखना, ये इक्वेशन है और ये क्या था, इनइक्वलिटी, ठीक है बच्चों। क्या करना बच्चों, यहाँ पे एक बार क्या करना आपको, x का वैल्यू 0 करना है, तो x की जगह आपने क्या किया 0, तो y का वैल्यू कितना आया 60, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज 60, हमेशा ये करना, ठीक है। y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 60, क्लियर है, ओके। सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अपन लिख देंगे लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 passes through points 0,60 and 60,0, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो अब 1 बाई 1 अपन क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्केल वगैरह है नहीं, आप जब नोटबुक में बनाओगे बच्चों तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये ग्राफ, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x नेगेटिव और ये क्या है y नेगेटिव, ठीक है। इसे बच्चों अपन बोलते हैं ओरिजिन 0 0, ठीक है। आइडिया से ये वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है बच्चों, 2 पॉइंट से, क्लियर है। और 2 पॉइंट से जो भी लाइन जाएगी वो यूनिक ही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 पॉइंट किसी भी लाइन के ग्राफ को बनाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे 0,60, चलो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं अपन, ये y एक्सिस है, ठीक। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ बच्चों पॉइंट 0,60 और ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ मैं 60,0, ठीक है। इसको मैंने b बोल दिया, क्लियर है बच्चों। तो ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये कहाँ से पास होगी बताओ आप फटाफट, ये यहाँ से पास हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई अपने पास और इसकी इक्वेशन आपको हमेशा इस पे लिखनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, क्लियर है बच्चों, ठीक है। बहुत आसान है, देखते रहो आप, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या लिखेंगे अपन बच्चों, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन टू इनइक्वालिटी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100 इज। इस इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये इनइक्वालिटी का साइन हटाओ और किसका साइन लगा दो बच्चों, इक्वल का साइन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन आई, ऑब्वियस सी बात है लीनियर ग्राफ बनेंगे सारे, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगेन मेक अ टेबल, एक जगह x लिखो एक जगह y लिखो, x का वैल्यू 0 पुट किया अपन ने बच्चों, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 100, फिर y का वैल्यू 0 पुट करो, तो y का 0 पुट करोगे आप तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20, ये तो आप सोल्व कर ही सकते हो। तो ये वाली लाइन कहाँ से पास होगी बच्चों, दिस लाइन पासेस थ्रू कौन कौन से पॉइंट, 0,100 एंड 20,0, ये 2 पॉइंट से जा रही है 0,100 एंड 20,0, ठीक है। तो 0,100 कहाँ मिलेगा, इस 60 से ऊपर ही मिलेगा। अच्छा ये तो पता होना चाहिए आपको कि 0,60 कहाँ आएगा, क्योंकि 9 10 से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को बच्चों मैंने C मान लिया, ये पॉइंट है 0,100, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 20,0, तो 20 60 से आगे थोड़ी आएगा, इधर आएगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज 20,0, क्लियर है बच्चों। तो अपने पास एक दूसरा लाइन और बन गया, चलिए बना देते हैं इसको। थोड़ा सा ये इधर से पास होगा, ठीक है। ये बच्चों मैं आइडिया से बना रहा हूँ, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये एग्जैक्ट ग्राफ आएगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्या है, क्लियर है बच्चों। तो ये दूसरा ग्राफ बन गया अपने पास, इसकी इक्वेशन भी लिख दो, क्या है बच्चों, ये 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था 100। तो ये 2 ग्राफ बन गए बच्चों, क्लियर हो गए यहाँ तक, ओके। चलें आगे। तीसरा क्या है, x एंड y बोथ, इनको मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, x, y बोथ आर नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो x और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है कि एक तो
एक्स पॉजिटिव है और दूसरा क्या है बच्चों, वाई पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, तो अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया इसका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का। ठीक है, ये तो हमेशा बताएगा कि आपको किसके अंदर रहना है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और इक्वल जीरो क्या बता रहा है कि आप एक्स एक्सिस पे भी कोई पॉइंट ले सकते हो और वाई एक्सिस पे भी कोई पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, मतलब इस बाउंड्री में रहना है बच्चों आपको। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब आप ये बताइए कि ये अपन ने जो ग्राफ बनाए हैं बच्चों, ये किसके बनाए हैं, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाए हैं। क्लियर है, अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपन को यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 60। क्लियर है, अब एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 60 है। क्लियर है बच्चों, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट थोड़ी करेगा, ये इनइक्वालिटी तो पूरे एक रीजन को डिनोट करेगी बच्चों, पूरे एक सॉल्यूशन एरिया को डिनोट करेगी। ठीक है ना, मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60, इसमें x और y के देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। कितने वैल्यू बच्चों, इनफाइनाइट ऐसे वैल्यू हैं जो इसको क्या करेंगे, लेस देन 60 कर देंगे बच्चों। क्लियर है, तो वो इनफाइनाइट वैल्यू क्या बनाएंगे, एक पूरा एरिया बनाएंगे, पूरा फील्ड बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं हाफ प्लेन। क्लियर है, तो चलिए कैसे निकालते हैं वो हाफ प्लेन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को देख रहा हूं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60। तो इस इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है बच्चों, ये रही लाइन। समझ में आ रहा है, इस इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग लाइन बच्चों ये है। ठीक है, अब ये लाइन है। ठीक है, जब आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। क्लियर है बच्चों, तो बाकी कितनी भी लाइन हो चाहे इस पूरे प्लेन में, उन सबको भूल जाओ आप। ठीक है, सिर्फ आप ये लाइन देख रहे हो। अब बच्चों ये लाइन है, ये इस पूरे प्लेन को, पूरी वॉल को, पूरे बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। एक तो इससे इधर वाला पार्ट है, एक इससे इधर वाला पार्ट है बच्चों। ठीक है, कोई भी एक पार्ट से, या फिर इनको हाफ प्लेन बोलते हैं, एक हाफ प्लेन इधर बना, एक हाफ प्लेन इधर बना बच्चों। ठीक है ना, कोई भी एक हाफ प्लेन से आप एक पॉइंट उठा लो। क्लियर है, और उस पॉइंट को आप इस इनइक्वालिटी में रख के देखो, यदि उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट जिस हाफ प्लेन में है उसको अपन क्या कर देंगे बच्चों, डार्क कर देंगे। ठीक है, मतलब करना क्या आपको, यहाँ पे ये वाली लाइन देखो। सबसे पहले आप देखा ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसके इधर एक बहुत ही आसान सा पॉइंट पड़ा है, दैट इज ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो इस 0 0 को अपन इस इनइक्वालिटी में रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,0 सेटिस्फाइज, सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख सकते हो आराम से, सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है देखो, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 लेस देन इक्वल 60 है या नहीं, हाँ है, तो इट इज ट्रू। ट्रू है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो इस इनइक्वालिटी का जो एरिया आएगा बच्चों, वो किधर आएगा, इस साइड में है ना, इससे नीचे की तरफ, जिसमें 0 0 कंटेन कर रहा है बच्चों। ठीक है, वैसे 11th में सिखाया हुआ है आपको, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो इसका एरिया इधर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100। तो ये लाइन देखो अब, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है बच्चों, ये रही, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये इसके करस्पॉन्डिंग लाइन है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, जब इस लाइन को देख रहे हो तो बाकी सबको भूल जाओ आप। अब ये लाइन है, इस पूरे प्लेन को दो प्लेन में डिवाइड करेगी, एक ये हाफ प्लेन बनेगा और एक ये हाफ प्लेन बनेगा बच्चों। क्लियर है, इस हाफ प्लेन में से आप एक पॉइंट उठा लो 0 0 और इसमें रख के देखो। चलिए रखो इसको, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल 100 और नॉट, 0 100 से छोटा है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अगेन बोल देंगे 0 0 सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100, यानी कि 0 0 रखने पे ये 0 लेस देन इक्वल 100 इज ट्रू। ओके बच्चों, ठीक है, अब ये ट्रू है तो अगेन कौन सा एरिया आएगा बच्चों, इसके नीचे वाला एरिया आएगा। तो बस सिर्फ एरो लगाने हैं बच्चों अपन को ना, अपन को ये तो पता चल ही गया कि ये नीचे वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ये दो इनइक्वालिटी सोल्व हो गई बच्चों।
तीसरी इनइक्वलिटी देखो आप, x एंड y बोथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो इसको अलग अलग पढ़ें अपन, तो एक तो इसमें x ग्रेटर देन इक्वल 0, दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल 0। आपको बोला जाए कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 किधर है, x पॉजिटिव किधर होगा, तो x पॉजिटिव बच्चों इधर होगा, क्लियर है। y पॉजिटिव किधर होगा, y पॉजिटिव इधर होगा, यानी कि अपन को x पॉजिटिव तो इस साइड में मिलेगा और y पॉजिटिव इस साइड में मिलेगा। यानी कि कुल मिला के ये दोनों तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो भी पार्ट आप यहाँ पे डार्क करोगे या शेडेड पोर्शन करोगे वो सिर्फ किस में रहना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है बच्चों, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, फर्नीचर डीलर के कॉन्स्टेंट्स है। ये वाला स्टोरेज का था, ये इन्वेस्टमेंट का था, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे कॉन्स्टेंट एक साथ क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में आओ आप, तो अपन को यहाँ पे एक ऐसा रीजन चाहिए जिसमें ये तीनों इनइक्वलिटी या चारों इनइक्वलिटी इसको अलग अलग करके देखें, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो देख लो आप, सबसे पहले यहाँ खड़े होके देखो बच्चों, आप यहाँ खड़े होके देखोगे तो अब इस लाइन से तो इधर एरो है, मतलब इस ब्लू वाली लाइन को तो ये रीजन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस वाली लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ खड़े होके देखो आप इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट पे क्या दिक्कत आ रही है, ब्लैक वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ब्लू वाली को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ आए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा के देख लो आप बच्चों, जितने भी पॉइंट है वो सारे, क्लियर है। हर एक पॉइंट इन तीनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले तो अपन ये दोनों इनइक्वलिटी देखते हैं। ये वाला पॉइंट है, उसमें x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, बात खत्म, ठीक है। ब्लू वाली लाइन से भी नीचे है, ब्लैक वाली लाइन से भी नीचे है, एरो का साइन देखो नीचे की तरफ है ना। तो अपने पास एक रीजन आ गया जो इन सब कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट रीजन इज दिस, ठीक है। इसको आपको पेंसिल से क्या करना है बच्चों, स्केच टाइप बनाना है, इसको डार्क करना है, इस पोर्शन को आपको हमेशा शेड करना है, समझ गए बच्चों। तो ये आ गया वो पोर्शन, क्लियर है, ओके। ये हो गया दैट पोर्शन, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं बच्चों, ओके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगेन मैं कुछ रिलेटेड टर्म्स बता रहा हूँ। वो पिछली बार जो भी रिलेटेड टर्म्स बताए थे वो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में थे ना, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में थे कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। इन सबको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, क्लियर है बच्चों। डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ को देख के अपन को कुछ टर्म्स और बताने हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ आप कि इस शेडेड पार्ट का मतलब क्या है। इस शेडेड पार्ट का मतलब है कि इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे, इस लाइन वाले भी इंक्लूड करने हैं क्योंकि हर एक इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन है बच्चों, ठीक है। ये वाला जो भी एरिया है ना, ये वाला एरिया बच्चों, क्लियर है। और इसके अंदर वाला, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, वो इनफाइनाइट पॉइंट इन तीनों को एक साथ में सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हो गई फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जितने भी क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स है उनका यूज करके अपन ने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में जो भी शेडेड पोर्शन आया, जो भी डार्क वाला पोर्शन आया, जो भी ऐसे स्केच किया अपन ने पेंसिल से, वो पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों, फिजिबल रीजन, या फिर इसको सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। सर सॉल्यूशन रीजन क्यों बोलते हैं इसको, तो बच्चों सॉल्यूशन रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है उन्हीं पॉइंट्स पे इस पूरे क्वेश्चन का क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा बच्चों, क्लियर हो गया,
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन क्या हुआ, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनका यूज करके अपन ने जो ग्राफ डार्क किया है, दैट रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ठीक है। इसका एक एंटोनिम्स होता है, दैट इज इनफिजिबल रीजन। तो अब ये तो कोई भी बता देगा कि इनफिजिबल रीजन क्या होता है, क्या होता है इनफिजिबल रीजन, ठीक है। इस पार्ट के अलावा, इस डार्क एरिया के अलावा, ठीक है ना, मान लीजिए अपना प्लॉट है एक तरह से, इस प्लॉट के अलावा जो भी कुछ बच गया बच्चों, ठीक है ना, वो सारा रीजन क्या कहलाएगा, इनफिजिबल रीजन। मतलब इस वाले रीजन में कोई पॉइंट आए चाहे कुछ भी आए, वो अपने काम के नहीं है। अपने काम के तो कौन से पॉइंट्स हैं, जो इस प्लॉट में है। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, ये फिजिबल रीजन था। रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? जो भी इनफाइनाइट पॉइंट है फिजिबल रीजन में, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिबल सॉल्यूशन। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया फिजिबल सॉल्यूशन, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया अपने पास थर्ड टर्मिनोलॉजी। फोर्थ आती है इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल को क्या बोलोगे आप, मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अपना प्लॉट था बच्चों, या ये जो अपना फिजिबल रीजन था, क्लियर है बच्चों, ये कौन सा रीजन है, ये पूरा फिजिबल रीजन है। इसमें कितने पॉइंट्स है बताओ आप, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। क्लियर है बच्चों? वो इनफाइनाइट पॉइंट्स अपन किस में रखेंगे, इस जेड में, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स अपन क्या रखेंगे बच्चों, इस जेड में रख के देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे, या एक या दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे, या सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये जेड क्या दे देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा बच्चों, ठीक है। तो उस पॉइंट को अपन कौन सा सॉल्यूशन बोल देंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैक्सिमम और जो मिनिमम देगा, ठीक है ना, उनको अपन क्या बोल देंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी अपन ने एक पॉइंट मान लिया, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया अपन ने 10,3, ठीक है। अब 10,3 अपन ने यहाँ पे x की जगह 10 रखा और y की जगह क्या रखा बच्चों, 3। तो यहाँ से z का एक वैल्यू आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब वो वैल्यू आएगा। ऐसे ही अपन ने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सबको थ्योरेटिकली सोल्व किया, तो अपने पास दो पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे एक पे मैक्सिमम होगा और एक पे क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। या ऐसा भी पॉसिबल है कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे आ जाएं जिस पे लगातार सेम वैल्यू आए, ठीक है ना, सेम वैल्यू आए और वो मैक्सिमम वैल्यू आए। क्लियर है बच्चों? तो उसे अपन कौन सा सॉल्यूशन बोल देंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे अमंग इनफाइनाइट पॉइंट्स देयर विल बी a point or points at which objective function z gives maximum or minimum value. Okay, then those points are called optimal solution. Those points are called optimal solution. क्लियर हो गया बच्चों? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये 3-4 टर्म्स और नोट कर लो आप, ठीक है। कई टर्म्स मैंने समझाए हैं तो उनको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। यदि आपको समझ में आ गया तो नोट करने की जरूरत नहीं कि फिजिबल रीजन क्या होता है, इनफिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ।
ओके, ओके, चलिए करना क्या बच्चों इस क्वेश्चन में, इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके अपन ने ग्राफ तो बना ही लिया, समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्या किया बच्चों, अपन ने इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में तो फिजिबल रीजन आ गया अपने पास, ये जो डार्क वाला रीजन है ये कौन सा रीजन है बच्चों, फिजिबल रीजन है, ठीक है। अब इस फिजिबल रीजन में कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इस जेड में रख के देखें अपन और फिर देखें कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमाइज आए अपने पास, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए अपने पास एक तरीका है और वो तरीका क्या है, इफ रीजन इज बाउंडेड, विच रीजन, फिजिबल रीजन, इफ फिजिबल रीजन, if feasible region is bounded then maximum or minimum value always occurs का मतलब आएगी, ठीक है ना, at corner points, ओके बच्चों, ओके। अब सबसे पहले फिजिबल रीजन आप जानते ही हो, ये डार्क वाला ये रीजन, ठीक है। बाउंडेड का मतलब समझाता हूँ बच्चों मैं आपको, बाउंडेड का मतलब ऐसे वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ऐसा रीजन जिसके चारों तरफ क्या हो बच्चों, बाउंड्री हो, ठीक है ना। तो इस रीजन के चारों तरफ बाउंड्री है क्या, बिल्कुल, एक बाउंड्री ये रही, ठीक है, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है बच्चों, और एक ये रही। इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बाउंडेड रीजन बोलेंगे। कौन सा रीजन बोलेंगे अपन, बाउंडेड रीजन, ठीक है। वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा रीजन जिसे अपन एक सर्कल में ले सकें, ठीक है बच्चों। तो वैसी बात है, अपनी मर्जी से अपन ने एक सर्कल बनाया बच्चों, ठीक है, इस सर्कल में पूरा रीजन फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, बाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन का मतलब क्या है, ऐसा रीजन जिसे अपन सर्कल में नहीं ले सके। तो सर आप बोलोगे कि अनबाउंडेड कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास ऐसा कोई ग्राफ आ गया, इधर वाला सारा एरिया आ गया बच्चों, ठीक है। तो वैसी बात है, ये बोर्ड के लास्ट तक तो खत्म होगा नहीं, ये तो XY प्लेन है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप एक सर्कल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो। तो इस टाइप के जो रीजन्स होंगे बच्चों, उनको अपन क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर बाउंडेड रीजन, ठीक है, ओके बच्चों। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाउंडेड रीजन की, ठीक। तो मैंने क्या बोला, यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेंगे आपको, कॉर्नर पॉइंट पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कहाँ मिल जाएंगे आपको, कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स। सर ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, अरे कोने वाले पॉइंट। कोने कहाँ दिख रहे हैं आपको, इस फिजिबल रीजन की बाउंड्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उसका जो ये फ्लोर है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के कॉर्नर कहाँ पे हैं, 4 कोने हैं, ठीक है, वो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। तो वैसे इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चों, एक तो ये रहा, एक ये रहा अपने पास, एक ये रहा और एक ये रहा। दीज 4 आर कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। और उसमें पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। क्लियर है बच्चों, ओके। दूसरा पॉइंट इसको मैं मान लेता हूं, इसको ए मान लिया बच्चों मैंने। ए पॉइंट क्या है अपने पास, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 20,0, ठीक है। ये वाला पॉइंट है बी, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट क्या है बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 0,60। समझ में आ रहा है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,60। एक कॉर्नर पॉइंट बच गया बच्चों, ये वाला, ये अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं सी, ठीक है। अब ये सी पॉइंट क्या है बच्चों, ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना भी आपको अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं किसकी, इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई भी दुनिया में 2 कर्व, स्ट्रेट लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूं, खैर यहाँ पे तो अपन लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दुनिया के 2 कर्व है, उनका यदि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो दोनों कर्व की आप इक्वेशन सोल्व करो, x और y का वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अपने पास 2 लाइन्स हैं। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या अपने पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक, इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे। 9th में एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा करते थे उसके थ्रू। तो यहाँ पे माइनस किया बच्चों अपन ने, y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया -4x, इधर कितना आएगा बच्चों माइनस का 40। तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। क्लियर। और ये x का वैल्यू 10 अपन यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, y विल बी 50। क्लियर है बच्चों। तो अपने पास ये वाला पॉइंट क्या आ गया 10,50। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जब भी रीजन बाउंडेड दिखे तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स इवेलुएट करने हैं। ठीक है, और मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या लिखवा दी आपको, कि फिजिबल रीजन इज बाउंडेड देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, बाउंडेड रीजन में इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कौन से पॉइंट्स पे आएगी बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो फाइनली अपन ने क्या किया, अब एक टेबल बनाई, ये अपन ने एक टेबल बनाई बच्चों। ठीक है, इसमें 2 कॉलम बना देंगे अपन। एक कॉलम में बच्चों अपन लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, क्या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे बच्चों अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बताओ फटाफट आप। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है अपने पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपने पास z इज इक्वल्स टू कितना है 250x, थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, प्लस 75y। ये है अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कॉर्नर पॉइंट्स लिख दो यहाँ पे आप। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं वहां से देख के बताओ। पहला पॉइंट है ओरिजिन 0,0, दूसरा पॉइंट है a दैट इज 20,0, तीसरा पॉइंट है b दैट इज 0,60, चौथा पॉइंट है बच्चों अपने पास c दैट इज 10,50। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स पे, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन पे अपन z का वैल्यू इवेलुएट करेंगे। तो 0, 0 पे z का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, यू विल गेट 0। ठीक है, 20,0 रख के देखो यहाँ पे, तो z का वैल्यू कितना आएगा 250 इंटू अक्स की जगह, अक्स कोऑर्डिनेट 20 है ना, तो यहाँ पे 20 लिखा, प्लस 75 इंटू कितना बच्चों 0, तो आंसर विल बी 5000। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट 0,60 रखो यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू कितना 60। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 4500। क्लियर हो रहा है। एंड लास्ट वन 10,50, ये रख के देखो, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50। क्लियर है। इनको ऐड किया अपन ने तो 2500, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों टोटल 6250। क्लियर हो गया। ओके, तो ये z का इवेल्युएशन हो गया। z को करना क्या है यहाँ पे, मैक्सिमाइज। क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अपन फाइनली क्या लिखने जा रहे हैं, आंसर। तो क्या लिखेंगे, z मैक्सिमम इज इक्वल टू 6250 रुपीज। z किसका फंक्शन था क्वेश्चन में, प्रॉफिट का फंक्शन था, तो ये क्या हो गया बच्चों, उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्नीचर डीलर का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 6250 रुपीज। क्लियर है। कब, एट पॉइंट C 10,50, कौन से पॉइंट पे बच्चों, 10,50 पे। अब ये तो वर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है, इसमें ये तो अक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये जो अक्स वेरिएबल है ये किसको डिनोट कर रहा था क्वेश्चन में, बताओ आप, नंबर ऑफ टेबल्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेबल्स कितने बच्चों, 10। नंबर ऑफ चेयर्स दैट इज वाई, दैट इज 50। क्लियर है बच्चों। तो उस फर्नीचर डीलर को
10 टेबल्स खरीदनी पड़ेंगी और 50 चेयर्स खरीदनी पड़ेगी, देन ही विल एबल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट विल बी 6,250 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये बिजनेस करने के लिए आपको ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सोल्व करके और फिर करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे रेंडमली अपन खरीद लेते तो ना ही तो अपने पास स्टोरेज का पूरा यूज होता, ना इन्वेस्टमेंट का पूरा यूज होता। ठीक है बच्चों, और प्रॉफिट कम से कम होता। ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करके यदि अपन बिजनेस करने जाएं तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम है। ठीक है, स्टोरेज भी देखो, नंबर ऑफ टेबल्स 10 है, नंबर ऑफ चेयर्स 50 है, 10 + 50 कितना 60, पूरा स्टोरेज भी कवर हो रहा है। और 10 और 50 आप इसमें रख के देखो, इन्वेस्टमेंट भी कवर हो जाएगा। 10 रखोगे तो ये 25,000 हो जाएगा, 50 रखोगे यहाँ पे y की जगह तो ये 25,000, 25 + 25 50,000, तो पूरा इन्वेस्टमेंट भी कवर हो गया, स्टोरेज स्पेस भी कवर हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, और प्रॉफिट भी क्या हो गया, मैक्सिमम। क्लियर है? सो ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये मैंने किसके लिए बताया आपको, जब अपने पास ये जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अभी अपन आगे चल के अनबाउंडेड के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अपन करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेंगे। ठीक है, इनमें आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्टली। क्लियर है बच्चों? और जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी और उसको आपको पहले इस प्रॉब्लम में ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन ये वाली प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम अपन बाद में और भी करेंगे बहुत सारी, तो फिलहाल तो इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ का यूज करके अपन को ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सोल्व करनी है। मैक्सिमाइज Z 4x + y। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है ये क्या अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है एंड कॉन्स्टेंट्स आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, दीज 3 आर कॉन्स्टेंट्स विच आर गिवन टू अस। क्लियर है बच्चों? तो बहुत आसान तरीका है, यूजिंग दीज कॉन्स्टेंट्स यू हैव टू मेक अ ग्राफ। इन तीनों कॉन्स्टेंट्स का यूज करके आपको क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ। ओके, और उस ग्राफ में यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको इस Z का क्या करना है, इवेल्युएशन। ठीक है, और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो करते हैं अपन स्टार्ट सॉल्यूशन। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को उठाना है। ठीक है, इनइक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना अपन को, इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो पहली इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी दैट इज x + y <= 50। क्लियर है बच्चों? इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखनी है अपन को, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इनइक्वलिटी का साइन हटाओ, इक्वल का साइन लगाओ। क्लियर है बच्चों? अभी एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। ठीक है, तो एक टेबल बना लो छोटी सी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, करना क्या है इसमें अपन को, एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा क्या हो गया y। x का वैल्यू 0 डालो, फिर y का वैल्यू 0 डालो। यदि इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 50। y का वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है बच्चों? तो ये लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो लिख देंगे स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू पॉइंट्स, which points 0, 50 and 50, 0। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार अपन सेकंड इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनइक्वलिटी हो गई, अभी सेकंड इनइक्वलिटी को सोल्व कर लेते हैं। तो सेकंड टाइम में अपने पास इनइक्वलिटी क्या है, बोलो फटाफट। इनइक्वलिटी इज 3x + y <= 90। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखनी है अपन को, इक्वेशन।
सर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? बहुत आसान, अरे इनइक्वलिटी का साइन हटाओ और इक्वेशन लिख दो। तो दैट विल बी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच? 90। अगेन मेक अ टेबल। ठीक है, आई थिंक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि 11th में 6 चैप्टर था लीनियर इनइक्वलिटीज, वही काम कर रहे हैं अपन, रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, अक्स की जगह आपको क्या रखना है बच्चों? 0। तो अक्स की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना आएगा अपने पास? 90। ठीक है बच्चों, सिमिलरली y का वैल्यू कितना रखो आप यहाँ पे? 0। तो यदि y का वैल्यू 0 रखोगे तो 3x बराबर 90, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ से दिस लाइन पासेज थ्रू 2 points that is 0,90 एंड 30,0। क्लियर है बच्चों? और ये दोनों नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। तो ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको जो भी ग्राफ, जो भी अपना फिजिबल रीजन आएगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बनाते हैं हम ग्राफ। यू डू इट विद स्केल। ओके, आपको स्केल का यूज करना है व्हेन यू आर मेकिंग ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, ओके। ये हो गया बच्चों ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है? 0, 50 और 50, 0 से। ठीक है, 50, 0 कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस पे। सपोज दिस पॉइंट इज 50,0। ठीक है, और y एक्सिस पे क्या मिल जाएगा अपन को? 0,50। क्लियर बच्चों? इन दोनों को अपन ने क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये कौन सी लाइन होगी? इस पे इक्वेशन लिखना ना भूलें बच्चों। इस लाइन की इक्वेशन क्या बताओ आप? इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? 0, 90 और 30, 0 से। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं। ये y एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं? 0,90। ठीक है, ये 50 से तो ऊपर ही होगा। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट क्या है? 30,0। 30,0 इधर 50 से लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, दिस पॉइंट इज 30,0। इन दोनों को अगेन अपन ने क्या करवाया? ज्वाइन करवा दिया ऐसे। क्लियर है? और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब क्या करना है? इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन एरिया लेना अपन को बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन को पकड़ रहा हूं बच्चों। कौन सी लाइन? दिस वन, ब्लू वाला लाइन। ठीक है, इसको ब्लू बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू लाइन। क्लियर है बच्चों? अब ये जो ब्लू लाइन है इसको देख रहे हो तो बाकी सब भूल जाओ आप। ठीक है, अब ये ब्लू लाइन है, ये इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो इसके इधर वाला और एक इसके इधर वाला। ठीक है, दिस हाफ प्लेन एंड दिस हाफ प्लेन। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो? सेकेंड। ब्लू के इधर देखो, एक तो ये वाला पूरा प्लेन बनेगा और एक ये दूसरा वाला प्लेन बनेगा। ठीक है, दोनों प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो। ठीक है, चाहे आप इस प्लेन में से उठाओ चाहे इस प्लेन में से। ठीक है, और उसको किस में सेटिस्फाई करवा के देखना है? इनइक्वलिटी में। ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है तो एरो उस प्लेन की तरफ कर देंगे बच्चों पर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो सबसे आसान पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? ओरिजिन। ठीक है, तो देखो इसमें रख के देखो आप इनइक्वलिटी में 0 प्लस 0 ओरिजिन, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 लेस देन इक्वल 50 है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0,0 satisfies inequality x plus y लेस देन इक्वल 50। कैसे? 0 प्लस 0 दैट इज 0 इज लेस देन 50 विच इज ट्रू। ओके बच्चों, ये ट्रू है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा एरिया आएगा? एरो लगा दो। अच्छा, एरो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रहना तो किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो यूज ही नहीं कर रहा हूँ।
इस सेकंड में और इसमें फोर्थ में। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस वाली इनइक्वलिटी की। ठीक है, तो इस वाली इनइक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है बच्चों, 3x + y = 90। ठीक है, अभी ब्लैक वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग भी दो पार्ट बन गए, एक ये वाला हाफ प्लेन और एक ये हाफ प्लेन। ठीक है बच्चों, इस वाले हाफ प्लेन से मैंने 0 0 उठाया और 0 0 मैं इस इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई करवाऊंगा। तो 0 > 90 है या नहीं है? ठीक है, तो अगेन इसके लिए कौन सा एरिया आएगा? हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। ठीक है, तो ऐसे एरो लगा दिया बच्चों। क्लियर है? तीसरा इनइक्वलिटी, इसको भूलना नहीं है बच्चों, हालांकि ये पूरा चैप्टर में चलेगा, x, y > 0। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी फिजिबल रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, यानी कि इधर और इधर। क्लियर है बच्चों? अब आप आराम से देख सकते हैं, पहले यहाँ खड़े होके देखें, ये वाला एरिया आ सकता है कि ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला नहीं आ सकता, क्योंकि इस एरिया में ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, इस ट्राइंगल में भी एक ही सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वलिटी दूसरी नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा एरिया आ जाएगा यहाँ पे? ये वाला। इसको मैं अच्छे से डार्क करूँगा। ठीक है बच्चों, और ऐसा डार्क भी नहीं करना चाहिए कि नीचे वाले 2-4 पेज भी डार्क हो जाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना आपको। ठीक है, ओके, मान लीजिए अपन ने अच्छे से डार्क कर लिया। ठीक, चलो इस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? इस पूरे डार्क रीजन को फिजिबल रीजन बोलते हैं, इसको FEASIBLE, फिजिबल रीजन। ओके, रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रीजन इज बाउंडेड, रीजन इज बाउंडेड, सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू occurs at कॉर्नर पॉइंट्स। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ करोगी बच्चों? कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो आ जाओ, अब इस वाली फील्ड के या इस वाले रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, जितने भी कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं उन सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने A। ठीक है, इस पॉइंट को बच्चों मैंने बोल दिया B। ये सारे पॉइंट्स अपने पास, B क्या है 0,50, A क्या है 30,0। अब ये बच्चा। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि इस लाइन का और इस लाइन का क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलिए अपन इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन सी लाइन का फाइंड आउट करना बच्चों अपन को? उन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख दो आप। पहली क्या है? x + y = 50, दिस लाइन। ओके बच्चों, दूसरा लाइन क्या है? 3x + y = 90। क्लियर है बच्चों? सोल्व किया अपन ने तो माइनस माइनस y एलिमिनेट हो गया, -2x = कितना आया? -40। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 20। और ये x का वैल्यू कहाँ पे रख देते हैं अपन? यहाँ पे। ये 20 उधर जाएगा तो 50 - 20 दैट विल बी 30। तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 30। क्लियर हो गया बच्चों? तो OAB, इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने? C, एंड दिस विल बी 20,30। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फाइनली क्या करना है बच्चों? रीजन तो बाउंडेड है ही, तो एक टेबल बनाऊं। ये अपन ने एक टेबल बनाया, इसमें 2 कॉलम हो जाएंगे बच्चों। एक जगह अपन क्या लिखेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। दूसरी जगह लिखेंगे अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है अपने पास? z = क्या है बच्चों? 4x + y। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बच्चों अपने पास? पहला है 0 0, ओके, 0,0। दूसरा है A दैट इज 30,0। तीसरा है B दैट इज 0,50 और चौथा है C दैट इज 20,30। क्लियर है बच्चों? पुट ऑल द वैल्यूज, 0 0 रखो यहाँ पे।
तो x की जगह 0 जाएगा, y की जगह 0 जाएगा, तो z का वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है। 30,0 रख के देखो, तो यहाँ से z का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो 4 इंटू x की जगह कितना 30, y की जगह 0, दैट विल बी 120। क्लियर हो रहा है। b पॉइंट रखो यहाँ पे 0,50, तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 50, दैट विल बी 50। आई थिंक आई एम राइट, यस। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 30, तो दिस विल बी 110। क्लियर है बच्चों। क्या करना था इसको, मैक्सिमाइज। तो z का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, हैंस z मैक्सिमम इज इक्वल टू, इन चारों वैल्यूज में मैक्सिमम कौन सा है 120, तो z मैक्सिमम इज 120 एट विच पॉइंट, पॉइंट साथ में लिखना जरूरी है, पॉइंट है अपने पास 30,0। ओके, चलिए मिनिमम भी लिख देते हैं साथ में। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे z का मिनिमम वैल्यू इज 50 एट पॉइंट 0,50। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आपको करना क्या है बच्चों, एक्सरसाइज करनी है आपको। कौन से रीजन की, सिर्फ बाउंडेड रीजन्स की। ठीक है, तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो यू विल बी एबल टू नो दैट बाउंडेड आ रहे हैं अनबाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कई ग्राफ्स ऐसे आते हैं जिसमें फिजिबल रीजन आ ही नहीं रहा अपने पास। ठीक है ना, मान लीजिए एक लाइन ऐसे पैरेलल है और दूसरा ये लाइन है। ठीक है, एक का रीजन इधर आ रहा है, दूसरे का रीजन इधर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो जहाँ पे फिजिबल रीजन ही नहीं होगा तो वहाँ पे अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मेरे को बताना था। क्लियर हो गया। तो बाउंडेड रीजन के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट करें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, ऑलमोस्ट ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला चैप्टर हो चुका है। क्लियर है। बस अब तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अपन क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक सिर्फ एक ही बचा है इसमें, अनबाउंडेड रीजन वाला। क्लियर है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाई सौरभ पारिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।